नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आज इस सेशन में हम लोग फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रकाश यानी लाइट का ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे विथ न्यूमेरिकल यूथ कंपटीशन बुक से। इस बुक में दोस्तों रेलवे संबंधी जितना भी एग्जाम है, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी, पारा मेडिकल, आरपीएफ कांस्टेबल आदि जितना भी एग्जाम हुआ है उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों चैप्टर वाइज। इस बुक का भाग वन स्टार्ट किए थे भौतिक विज्ञान। इसमें लगभग 90% खत्म कर लिए हम लोग। 90% कहने का मतलब बस एक चैप्टर और बचा है, लॉन्ग वाला जो है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी बचा हुआ है, वो लॉन्ग है, बाकी सब शॉर्ट शॉर्ट है। तो हम लोग खत्म कर लेंगे 2 से 3 दिन में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश ये 8वां चैप्टर है दोस्तों। प्रकाश जो है 8वां चैप्टर है। हम लोग पिछले कई वीडियो में 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप इस चैनल पर नया है तो आपसे अनुरोध है दोस्तों कि आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और इसी चैनल के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, उसमें ज्वाइन करें। उसमें ज्वाइन करने से क्या होगा कि आपकी जो पीडीएफ वगैरह या फिर वीडियो के लिंक वगैरह उसमें डाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रकाश। अब पिछली तरह प्रकाश को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ सब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव देखने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव सोल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं कि प्रकाश की प्रकृति क्या होता है, प्रकाश जो है कौन सा नेचर में काम करता है, प्रकाश किसका प्रकार है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो लिखिए यहाँ पे प्रकाश सब्जेक्टिव टाइप है दोस्तों। प्रकाश यानी कि लाइट, ठीक है। अब प्रकाश जो है दोस्तों, आपको हम पिछले जब तरंग पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, तरंग पढ़े थे हम लोग, तरंग, वेव। तो वेव में हम लोग देखे थे दोस्तों कि प्रकाश का नेचर क्या होता है, प्रकाश किससे डिवाइड होता है। तो प्रकाश एक दोस्तों क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है दोस्तों। क्या है प्रकाश? प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश जो है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है दोस्तों। क्या है प्रकाश? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। और क्या है प्रकाश को आप क्या बोल सकते हैं? तो प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ठीक है दोस्तों। क्यों? क्योंकि क्योंकि यह निर्वात में भी क्योंकि यह निर्वात में संचरण करती है। संचरण कहने का मतलब चलती है या गमन करती है, गमन करती है दोस्तों। इसीलिए क्या है, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। जितना भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है दोस्तों, उसका चाल क्या होता है? उसका चाल होता है 3 × 10⁸ ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कह रहा है प्रकाश प्रकाश एक कण भी है दोस्तों। प्रकाश जो है से कण और तरंग दोनों है। वो आगे देखेंगे कि कण किसने बताया था, कि कण का सिद्धांत किसने दिया था और तरंग का सिद्धांत किसने दिया था। तो प्रकाश दोनों प्रकार की है, कण भी है और तरंग भी है। तो देखिए प्रकाश फोटोन के रूप में गति करता है। प्रकाश किसके रूप में गति करता है दोस्तों? तो प्रकाश जो है, प्रकाश फोटोन के रूप में प्रकाश गति कैसे करता है? फोटोन के रूप में गति करता है। प्रकाश फोटोन के रूप में गति करता है। अब आपको लग रहा है सर फोटोन क्या है, फोटोन क्या है, आपको लग रहा होगा कि सर फोटोन क्या है। तो फोटोन जो है दोस्तों, फोटोन वह क्या है, एक छोटे छोटे पैकेट है दोस्तों। छोटे 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 पैकेट है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? छोटे छोटे पैकेट है, पैकेट। उसको क्या बोलेंगे? फोटोन बोलेंगे हम लोग। प्रकाश के जो है दोस्तों, सर्वाधिक चाल प्रकाश का सर्वाधिक चाल प्रकाश का मैक्सिमम चाल, मैक्सिमम स्पीड कहाँ होती है दोस्तों? तो मैक्सिमम स्पीड होती है निर्वात में। कहाँ होती है? निर्वात में, यानी कि वैक्यूम में है दोस्तों, प्रकाश की मैक्सिमम स्पीड होती है, ठीक है। अब आप देखे होंगे, यहाँ पे देख लिए, क्या देखे, कितना पॉइंट देखे, देखे कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश क्या है दोस्तों? प्रकाश निर्वात में क्यों है विद्युत चुम्बकीय तरंग? तो यह निर्वात में गमन करती है, संचरण करती है। प्रकाश किस रूप में गति करती है? तो फोटोन के रूप में गति करती है, छोटे छोटे पैकेट के रूप में गति करती है।
प्रकाश का मैक्सिमम स्पीड का है निर्वात में कितना है, तो 3 × 10⁻⁸ है। ठीक है, अब यहां तक देख लिए। तो अब देखे होंगे सर प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग में भी कई प्रकार के तरंग होते हैं, कई प्रकार के किरण होते हैं। तो कैसे डिवाइड किया जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग को? जैसे हम लोग साउंड जब पढ़े थे ध्वनि, तो ध्वनि में हम लोग डिवाइड क्या किए थे साउंड में दोस्तों? साउंड में क्या डिवाइड किए थे हम लोग? पराश्रव्य तरंग, श्रव्य तरंग और अपश्रव्य तरंग, ये तीनों को डिवाइड किए थे। तो किस रूप में किए थे हम लोग? इसको किए थे आवृत्ति के रूप में किए थे दोस्तों। किसके रूप में? आवृत्ति के रूप में किए थे हम लोग। आवृत्ति से डिवाइड किए थे कि इतना हर्ट्ज से इतना हर्ट्ज की आवृत्ति। चलिए थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। हम लोग देखे थे कि 20 हर्ट्ज से कम जिसका आवृत्ति रहेगा उसको क्या बोले थे दोस्तों? उसको बोले थे अपश्रव्य तरंग। क्या बोले थे उसको? अपश्रव्य तरंग या ध्वनि बोले थे उसको, ध्वनि बोले थे, आपको याद होगा जहां तक। फिर क्या देखे थे कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज तो हम लोग क्या बोले थे? तो उसको बोले थे श्राव्य तरंग बोले थे। क्या बोले थे दोस्तों? उसको श्राव्य तरंग बोले थे, या श्राव्य तरंग या ध्वनि बोले थे उसको, ध्वनि बोले थे। उसके बाद देखे थे हम लोग 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर उसको क्या बोले थे? पराश्राव्य तरंग बोले थे। क्या बोले थे दोस्तों? उसको पराश्राव्य तरंग या ध्वनि बोले थे, ध्वनि बोले थे। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग को भी डिवाइड करते हैं। उसको किस किस प्रकार से करेंगे दोस्तों? इसको हम लोग तरंगधार्य और आवृत्ति दोनों से करेंगे। किससे करेंगे? तरंगधार्य और आवृत्ति दोनों से करेंगे। तो एक लाइन खींचते हैं, उस पे एक लाइन खींचते हैं। एक लाइन खींचते हैं दोस्तों, इस पे हम लोग अब देखिए पहले क्या है, पहले लिखेंगे हम लोग गामा किरण। क्या लिखेंगे यहाँ पे? गामा किरण, गामा, गामा किरण, गामा किरण। उसके बाद लिखेंगे दोस्तों हम लोग एक्स रे। क्या लिखेंगे? एक्स रे। उसके बाद लिखेंगे हम लोग यूवी रे, अल्ट्रा वायलेट रे, यूवी रे, यूवी रे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हम लोग यहाँ पे दोस्तों, देखिए यहां से लिखेंगे, यहां से ऐसे और यहां तक, ये हो जाएगा दृश्य प्रकाश। क्या हो जाएगा? दृश्य प्रकाश। कहने का मतलब विजुअल। ठीक है, इसको आप देख रहे होंगे कि इसके एक एरिया डिवाइड किए हैं, एक एरिया बताए हैं कि यहां से लेकर के यहां तक वो क्यों किए हैं, तो वो आगे देखते हैं। फिर देखते हैं दोस्तों, फिर अगला पॉइंट लिखते हैं। अगला ये हो गया दृश्य प्रकाश। उसके बाद यहां से लिखेंगे हम लोग इंफ्रारेड रे या अवरक्त किरण, अवरक्त किरण। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे आगे दोस्तों, उसके बाद लिखेंगे माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। उसके बाद लिखेंगे रेडियो तरंग। क्या लिखेंगे? रेडियो तरंग, रेडियो वेव या रेडियो तरंग। माइक्रोवेव के लिखेंगे सूक्ष्म तरंग, सूक्ष्म तरंग। रेडियो वेव लिखेंगे इसको रेडियो तरंग, रेडियो तरंग। अब इतना प्रकार के दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग होता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इतना प्रकार के। अब देखिए, अब आपसे पूछेगा दोस्तों कि इसको किस प्रकार से सजाया गया है, तो इसको सजाया गया है दोस्तों तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के अनुसार। किसके अनुसार? तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के अनुसार सजाया गया है। तरंगदैर्घ्य किधर से किधर जाने पर तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी, किधर से किधर जाने पर तरंगदैर्घ्य घटेगी। अब यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए तरंगदैर्घ्य, तरंग धैर्य। तरंगदैर्घ्य जो है दोस्तों से इस ओर जाने से क्या होगा? बढ़ती है। तरंगदैर्घ्य इस ओर जाने से क्या होती है? बढ़ती है, बढ़ती है। ठीक है,
फ्रीक्वेंसी जो है आवृत्ति 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 वो इस ओर जाने से क्या होता है दोस्तों, ई घटती है। क्या होती है? घटती है, घटती है। अब देखिए, अब इसमें ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है, पूछा जाएगा आपसे दोस्तों, पूछा जाएगा कि सर्वाधिक आवृत्ति किसका है, सर्वाधिक आवृत्ति किसका है। ऑब्जेक्टिव में पूछा है क्वेश्चन में, सर्वाधिक, आप देखिए इसमें से ऑब्जेक्टिव बनाइए पॉइंट, सर्वाधिक आवृत्ति किसका है, सर्वाधिक आवृत्ति किसकी है, किसकी है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इधर से इधर जाने पर आवृत्ति घटती है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आवृत्ति क्या होगा, यहाँ पे आवृत्ति होगा मिनिमम, क्या होगा, मिनिमम। लेकिन यहाँ पे आवृत्ति क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे आवृत्ति क्या होती है, यहाँ पे आवृत्ति होती है मैक्सिमम। क्या होता है दोस्तों, मैक्सिमम आवृत्ति होता है यहाँ पे। तो सबसे अधिक आवृत्ति किसका होता है, गामा किरण के। सबसे अधिक आवृत्ति किसका होता है दोस्तों, गामा किरण के आवृत्ति होता है। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे सर दृश्य प्रकाश जो है, हम लोग तो किसके बारे में बात कर रहे थे, प्रकाश के बारे में, प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे हैं तो प्रकाश के बारे में ही बात करेंगे। तो दृश्य प्रकाश जो है कितना से कितना रेंज तक के दृश्य प्रकाश है। तो दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है दोस्तों, मिनिमम होता है 3900 एंगस्ट्रम, कहीं पे 4000 भी रहता है, लेकिन मिनिमम क्या होता है 3900 एंगस्ट्रम, 3900 एंगस्ट्रम। और मैक्सिमम इसका तरंगदैर्घ्य होता है दोस्तों 7800 एंगस्ट्रम। कितना होता है, 7800 एंगस्ट्रम। इतना से इतना तक के बीच के तरंगदैर्घ्य वाले जो भी तरंग होगा दोस्तों, इतना से उतना बीच के तरंगदैर्घ्य वाले तरंग को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। कितना से कितना तरंगदैर्घ्य रहेगा, 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के तरंगदैर्घ्य वाले तरंग को क्या कर सकते हैं, वेव को हम लोग देख सकते हैं। अगर जो 3900 से कम हो जाएगा, इसका 3900 से कम हो जाएगा तरंगदैर्घ्य और 3900 से 7800 से ज्यादा हो जाएगा तरंगदैर्घ्य, तो हम लोग उस तरंग को क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर जो आपकी तरंग है, आपके पास जो तरंग है उसका तरंगदैर्घ्य कितना है, 3900 एंगस्ट्रम से कम, क्या है उससे कम, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो नहीं देख सकते हैं। अगर जो आपके पास जो तरंग आ रही है उस तरंग का तरंगदैर्घ्य जो है दोस्तों 7800 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम से ज्यादा हो गया, आपके पास जो आ रही है उसको क्या है, ज्यादा हो, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। तो किसको देख सकते हैं, तो 3900 से 7800 के बीच में जितना भी वेव उत्पन्न होगा, जितना भी तरंग उत्पन्न होगा, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। इसी में आता है दोस्तों, इसी में आता है बिग्योर, इसी में आता है बिग्योर, यानी कहने का मतलब इंग्लिश हिंदी में कहेंगे इसको बेजानिया पिनाला। तो उसको हम लोग आगे स्पेक्ट्रम जब पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे अच्छा से। बिग्योर, VIBGYOR, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये स्पेक्ट्रम जब पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण तो पढ़ेंगे अच्छा से। तो चलिए अब इसमें एक दो पॉइंट और बनेगा आपको तरंग से कि मैक्सिमम तरंगदैर्घ्य किसका होगा। तो मैक्सिमम तरंगदैर्घ्य आपको पता चला दोस्तों, मैक्सिमम तरंगदैर्घ्य किसका होगा। हम लोग मैक्सिमम आवृत्ति तो देखें किसका होगा, गामा किरण के मैक्सिमम आवृत्ति होगा फ्रीक्वेंसी, लेकिन मैक्सिमम तरंगदैर्घ्य किसका होगा। तो मैक्सिमम तरंगदैर्घ्य किसका होगा दोस्तों, मैक्सिमम मैक्सिमम तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य किसका होगा, मैक्सिमम तरंगदैर्घ्य। तो मैक्सिमम तरंगदैर्घ्य दोस्तों इधर जाने पर बढ़ता है, यानी कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होगा, रेडियो तरंग का सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होगा, रेडियो वेव का, रेडियो वेव का सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होगा। अब कह रहा है दोस्तों कि मिनिमम 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 फ्रीक्वेंसी किसका होगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब आवृत्ति। तो मिनिमम आवृत्ति किसका हो दोस्तों, अगर जो यहां से चलेंगे तो आवृत्ति क्या होता है, यहाँ पे मैक्सिमम होता है और धीरे धीरे घटते जाता है, यानी कि रेडियो वेव का मिनिमम, रेडियो वेव का मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा। अब कहेगा कि मिनिमम तरंगदैर्घ्य किसका होगा, मिनिमम तरंगदैर्घ्य किसका होगा। तो मिनिमम तरंगदैर्घ्य आप निकालिए, मिनिमम तरंगदैर्घ्य किसका होगा, मिनिमम तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य मैक्सिमम तरंगदैर्घ्य तो देखिए मिनिमम तरंगदैर्घ्य किसका होगा दोस्तों, तो मिनिमम तरंगदैर्घ्य होगा गामा किरण के, किसका होगा, गामा किरण के, क्योंकि यहां से जब चलता है तो यहाँ पे इधर जाने पर क्या होता है, बढ़ते जाता है, इधर आने पर बढ़ते जाता है। तो मिनिमम किसका होगा, मिनिमम होगा गामा रे का, गामा किरण का मिनिमम तरंगदैर्घ्य होगा। एक बात और पूछेगा दोस्तों आपसे, एक बात और पूछेगा आपसे, कहेगा दृश्य प्रकाश से यूवी रे की तरंगदैर्घ्य कम है या अधिक। मान के चलिए कि कभी पूछ दे आपसे कि दृश्य प्रकाश से, किससे, दृश्य प्रकाश से, दृश्य दृश्य प्रकाश से, प्रकाश से, प्रकाश से यूवी रे का, यूवी रे का तरंगदैर्घ्य,
तरंग दैर्घ्य कम है, कम है या अधिक, कम है या अधिक। तो आप कैसे निकालेंगे? तो आप जैसे ही यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो इधर आने पर क्या होता है तरंग दैर्घ्य, इधर आने पर तरंग दैर्घ्य बढ़ता है और इधर क्या होता है घटता है। तो आप देख रहे हैं कि दृश्य प्रकाश से यूवी रे किधर है, इस साइड में है, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में है तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा, कम होगा। और जो राइट साइड में होता तो क्या होता तरंग दैर्घ्य, तो अधिक होता। इसी चार्ट से निकाल लिए। तो कम होगा या अधिक होगा, तो यहाँ पे कम होगा दोस्तों, क्या होगा, कम होगा। अब देखिए एक ऑब्जेक्टिव टाइप है, एक ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ऑब्जेक्टिव सोल्व करते हैं। कहता है यहाँ पे यदि किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कह रहा है दोस्तों कि यदि किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरंग दैर्घ्य दृश्य प्रकाश से अधिक है तो वह कौन सी तरंग होगी। देखिए दृश्य प्रकाश से क्या कह रहा है कि अधिक है। यूवी रे, इसको अभी देखें, जस्ट देखें कि दृश्य प्रकाश से क्या है, कम है। एक्स रे, ये भी लेफ्ट साइड में है तो ये भी क्या है, कम है। गामा रे, ये तो स्टार्टिंग में है तो इसका भी तरंग दैर्घ्य क्या होगा, कम होगा। इंफ्रारेड जो है दोस्तों दृश्य प्रकाश के जस्ट बात है, जिसको अवरक्त किरण कहते हैं, ये क्या है, दृश्य प्रकाश से अधिक है। तो हम लोग आरेख से अच्छा से समझ गए कि कौन सा, किसका तरंग दैर्घ्य कम है, किसका आवृत्ति कम है, इसके बारे में अच्छा से चर्चा की। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, जो प्रकाश जो है वो प्रकाश दो प्रकार के प्रवृत्ति को फॉलो करता है दोस्तों, दो प्रकार के रूप में गमन करता है या चलता है। प्रकाश कितने प्रकार की प्रवृत्ति से करता है, तो प्रकाश दो प्रकार के प्रवृत्ति से चलता है। कौन कौन सी, तो पहला तो इसको दोस्तों किसी ने बोला कि प्रकाश क्या है, कण की प्रवृत्ति से चलता है। किसकी प्रवृत्ति से चलता है, कण की। दूसरा व्यक्ति बोल दिया इसको तरंग की प्रवृत्ति से चलता है, यानी कि इसको कण भी बोल दिया, तरंग भी बोल दिया। अब कण किस आधार पर बोला, तरंग किस आधार पर बोला, उसके बारे में चर्चा करते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि प्रकाश कण प्लस तरंग दोनों के रूप में गमन करता है। प्रकाश कण और तरंग दोनों के रूप में गमन करता है। कण जो है दोस्तों, कण कण का सिद्धांत, कणिका सिद्धांत, सिद्धांत वो दिया दोस्तों डेकॉर्ट ने। किसने दिया, डेकॉर्ट ने। डेकॉर्ट ने शुरुआत में दिया था कि प्रकाश क्या है, कण है। शुरुआत में दिया डेकॉर्ट ने कि प्रकाश क्या है, कण है। उसके बाद दोस्तों न्यूटन ने भी बता दिया, न्यूटन ने, कि प्रकाश क्या है, प्रकाश एक कण है। ठीक है, दो व्यक्ति ने बताया कि प्रकाश क्या है, कण है। लेकिन तरंग किसने बताया, तो तरंग दोस्तों हाइगेन। किसने बताया, तरंग, तरंग सिद्धांत, तरंग सिद्धांत, तरंग सिद्धांत, तरंग सिद्धांत बताया हाइगेन, हाइगेन। और प्लस में दोस्तों यंग ने बताया कि तरंग क्या है, सॉरी प्रकाश क्या है, प्रकाश तरंग है। दो व्यक्ति ने मिलकर कण बताया, दो व्यक्ति ने मिलकर प्रकाश को तरंग बता दिया। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो चलिए आप देखते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ये है कि प्रकाश जो है किस रेखा पर, किस रेखा पर चलती है। तो प्रकाश प्रकाश हमेशा दोस्तों, हमेशा वह डिफ्लेक्ट नहीं होती है। प्रकाश हमेशा सीधा रेखा पर चलती है। कैसे चलता है दोस्तों, प्रकाश प्रकाश हमेशा, प्रकाश हमेशा हमेशा सीधी रेखा पर चलती है, सीधी रेखा पर चलती है। ठीक है, प्रकाश की चाल जो है दोस्तों किसी माध्यम में कैसे डिपेंड करता है, कैसे हम लोग समझ पाते हैं कि प्रकाश की चाल उस माध्यम में कितना होगा। प्रकाश की चाल किसी माध्यम में, किसी माध्यम में, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों कि प्रकाश की चाल निर्वात में, प्रकाश की चाल निर्वात में बटा माध्यम का अपवर्तनांक। क्या कहते हैं उसको, माध्यम का जिस माध्यम में प्रकाश चल रही है, माध्यम का अपवर्तनांक, उस माध्यम के अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। ठीक है,
अपर्तनांक कहने का मतलब दोस्तों इसका डिनोट म्यू से करते हैं, और प्रकाश की चाल निर्वात में उसका डिनोट हम लोग सी से करते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों कि सी बटा म्यू, यानी कि प्रकाश की चाल निर्वात में बटा अपर्तनांक। ये क्या हो गया, किसी प्रकाश की चाल किसी भी माध्यम में निकाल सकता है। अब आप देख रहे होंगे दोस्तों कि सर अगर जो प्रकाश की जो माध्यम है उसके अपर्तनांक को हम बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, अपर्तनांक को बढ़ाएंगे, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, घटेगी दोस्तों। क्या होगी, घटेगी। अगर जो किसी माध्यम की अपर्तनांक ज्यादा हो तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। अगर जो अपर्तनांक कम हो, अपर्तनांक क्या हो, कम हो, तो चाल क्या होगा, चाल ज्यादा होगी, यानी कि अधिक होगी। ये रह गया प्रकाश की चाल के बारे में, प्रकाश की प्रवृत्ति नेचर के बारे में। अब इसको हम लोग फर्स्ट टॉपिक को सोल्व करते हैं। फर्स्ट टॉपिक को सोल्व करने से आपको समझ में आया कि जो अभी सब्जेक्टिव पढ़े वो काम का चीज है कि नहीं। चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है दोस्तों, कह रहा है पहला ऑब्जेक्टिव, जिस सामग्री से रोशनी लाइट, जिस सामग्री से रोशनी लाइट पारित हो सके उसको कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, जिस कोई एक सामग्री है उससे रोशनी या लाइट पारित हो रहा है या निकल रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं पारित। कहने का मतलब दोस्तों पास हो जाए, क्या हो जाए, पास हो जाए, यानी कि उसमें जब रोशनी मारे उस पर तो क्या हो जाए, उस सामग्री से रोशनी उसे पास हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं, जिससे क्या हो, रोशनी या प्रकाश पार हो जाए। डिस्कशन कर रहा है दोस्तों, ऐसा सामग्री जिसमें रोशनी बिना बिखरे हुए आर पार हो जाती है, समझे, क्या होती है, आर पार हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शक सामग्री कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो उसको पारदर्शक को क्या कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या कहते हैं उसको, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो कहते हैं इस यह प्रकाश का एक महत्वपूर्ण भौतिक गुण है जिसका प्रयोग प्रकाशिकी में किया जाता है, यानी कि लाइट में किया जाता है। ऑब्जेक्टिव नंबर 2 कह रहा है दोस्तों, जिन पदार्थ से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है उसे डॉट 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 कहते हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा है जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, उसे पारभासी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं उसको, अपारदर्शी मत कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, पारभासी कहते हैं। अब आपको पारभासी कह रहा है कि जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, उसे पारभासी कहते हैं। चलिए इसका डिस्कशन कर रहा है दोस्तों, जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। पारभासी पदार्थ निम्न है, जैसे चिकना कागज, घिसा कांच, ये सब क्या है, एक प्रकार के पारभासी पदार्थ का उदाहरण है दोस्तों। अब देखिए पारदर्शी और अपारदर्शी किसको कहते हैं, पारदर्शी किसको कहते हैं, अपारदर्शी। कह रहा है जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। देखिए जिन वस्तुओं से होकर स्पष्ट रूप से, होकर कहने का मतलब है दोस्तों कि प्रकाश उससे पार हो जाए, ठीक है, उसको कहते हैं होकर, यानी कि जिस वस्तुओं से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सके उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे क्या है, कांच है, जल है, वायु है, ये सब क्या है, पारदर्शी पदार्थ है, उदाहरण है। अब कहता है अपारदर्शी, वैसे पदार्थ जिनमें से होकर आप वस्तुओं को आर पार नहीं दे सकते हैं, यानी कि जिनमें से होकर या जिनमें से प्रकाश आर पार नहीं हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। जैसे पेपर, धातुएं, लकड़ी, ये सब क्या है, एक प्रकार की अपारदर्शी वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है टिंडन प्रभाव प्रकाश के डॉट 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 से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, टिंडन प्रभाव। आप जब ध्वनि पढ़े थे तो क्या पढ़े थे, डॉपलर प्रभाव पढ़े थे, क्या पढ़े थे, डॉपलर। अब यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, टिंडन। ये टिंडन क्या है, तो टिंडन जो है दोस्तों एक प्रकार की, यह प्रकीर्णन से संबंधित है। किससे संबंधित है, प्रकीर्णन से संबंधित है। कह रहा है ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। कह रहा है दोस्तों टिंडन प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश की प्रकीर्णन होने की परिघटना को क्या कहते हैं, टिंडन कहते हैं दोस्तों। टिंडन क्या कहते हैं, जो कोलाइडी विलयन है दोस्तों, कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना क्या कहते हैं, टिंडन प्रभाव कहते हैं। इसे छोटे छोटे निलंबित कणों वाले विलयन द्वारा भी देखा जा सकता है, यानी कि छोटे छोटे कण है, कोई विलयन है दोस्तों उसमें छोटे छोटे कण नहीं घुला हुआ है, उससे जो
क्या होता है, प्रकीर्णन होता है, उसको क्या कहते हैं, टिंडन प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव का नाम जॉन टिंडन के नाम पर रखा गया है। नीला प्रकाश, नीला प्रकाश, लाल प्रकाश की बहुत की तुलना में नीला प्रकाश जो है दोस्तों, लाल प्रकाश की तुलना में बहुत अधिक प्रकीर्णन होता है। जो नीला प्रकाश है दोस्तों, वो लाल प्रकाश की तुलना में क्या होता है, बहुत अधिक प्रकीर्णन होता है। क्योंकि नीले प्रकाश की आवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है। नीले प्रकाश की आवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए क्या होता है, इसमें प्रकीर्णन बहुत अधिक होता है। इसीलिए दोस्तों आसमान का रंग कैसे दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या रहा है दोस्तों, निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होगा। अभी बताए थे, निर्वात में प्रकाश का वेग होता है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है, निर्वात में प्रकाश का वेग। अब देखिए यहाँ पे आपको प्रकाश जो है उसका तरंग दैर्घ्य आपको बताया गया है कि तरंग दैर्घ्य कितना से कितना है। अभी डिस्कशन में हम लोग देख रहे हैं, क्या रहा है दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है, जो विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में संचारित होता है। कैसे होता है दोस्तों, अभी पढ़े थे हम लोग सब्जेक्टिव में, किस प्रकार के, विद्युत चुम्बकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में संचारित होता है, चलता है। ठीक है, इसका तरंग दैर्घ्य कितना है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में। अभी बताए थे आपको कि इसका तरंग दैर्घ्य कितना है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में इसका क्या है, तरंग दैर्घ्य है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। क्यों होती है, क्योंकि वह अपवर्तनांक पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, अपवर्तनांक कहने का मतलब म्यू पर डिपेंड करती है। अगर जो म्यू अधिक होगा तो चाल कम होगा, म्यू कम होगा तो चाल अधिक होगा। इसलिए वो माध्यम में, अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। जल में क्या होता है दोस्तों, तो जल में है 2.25 × 10⁸ जल में क्या होता है दोस्तों, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। क्यों होता है, क्योंकि निर्वात की अपेक्षा जल का अपवर्तनांक ज्यादा होता है। कांच में इसका कितना होता है दोस्तों, कांच में और घट जाता है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाता है। तारपीन का तेल जानते होंगे दोस्तों, तारपीन का तेल में होता है 2.04 × 10⁸ मीटर होता है, तारपीन के तेल में। ठीक है, अब कह रहा है दोस्तों, आपको न्यूमेरिकल में दे देगा, आपको न्यूमेरिकल में उस जिस माध्यम में प्रकाश को चलाना है उस माध्यम का अपवर्तनांक दे देगा। उसके बाद उस माध्यम में चाल पूछेगा कि इस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है। तो आप फार्मूला देख लिए, उससे आप निकाल दीजिएगा। चलिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, निर्वात में रोशनी की गति मीटर पर सेकेंड अनुमानित है। कितना अनुमानित है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अनुमानित है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों, प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होता है। देखिए दोस्तों, प्रकाश की गति जो है अधिकतम जो है वो किस माध्यम में होता है, वो होता है निर्वात में, ऑप्शन बी सही है। पानी में कितना होता है दोस्तों, पानी में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कांच में कितना होता है, तो कांच में होता है, आपको पता है कांच में कितना होता है, कांच में होता है दोस्तों 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड कांच में होता है। अब चलिए आ रहा है दोस्तों, कह रहा है यहाँ पे एक डिस्कशन में कह रहा है दोस्तों, निर्वात की तुलना में हवा में, देखिए आप निर्वात और हवा में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। निर्वात और हवा में थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोस्तों। क्या होता है, क्यों क्या होता है कि निर्वात में तो चलता है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का स्पीड से। हवा में क्या होता है कि हवा में 0.03% 0.03% जो होते क्या हो जाता है, उसकी गति कम जाती है दोस्तों। 0.03% गति कम जाती है हवा में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, प्रकाश डॉट 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 संचालित होता है। तो प्रकाश किस रूप में संचालित होता है दोस्तों, यही बताए थे कि प्रकाश हमेशा हमेशा सीधी रेखा में संचालित होता है। किस रेखा में, सीधी रेखा में, यानी कि ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। प्रकाश हमेशा किस रेखा में संचालित होता है, तो सीधी रेखा में संचालित होता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, जब डॉट 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 वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती है तो छाया बनती है। देखिए दोस्तों, जब एक मान के चलिए कि इस ओर से लाइट पड़ रहा है, इस ओर से लाइट पड़ रहा है, और यहाँ पे आप एक वस्तु रख दिए, क्या रख दिए, यहाँ पे वस्तु रख दिए दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, वस्तु इधर इधर प्रकाश जो है दोस्तों, तो वस्तु के अलावा और इधर से प्रकीर्णन से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बनाएगा दोस्तों, यहाँ पे एक शैडो बनाएगा। शैडो बनाती है, छाया बनाती है, छाया बनाती है, उसके क्या बोलते हैं दोस्तों, शैडो बनाती है। कब बनाती है, कब, जब प्रकाश आप पारदर्शी रहेगा दोस्तों, तो यहां से तो प्रकाश पार हो जाएगा, तो छाया नहीं बनाएगा। जब वस्तु जो है अपारदर्शी रहेगा, यानी कि वस्तु से प्रकाश पार नहीं होगा, तो क्या बनाएगी, छाया बनाएगी, यानी कि ऑप्शन बी सही है, अपारदर्शी। कह रहा है दोस्तों डिस्कशन में, जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो क्या बनाती है, छाया बनाती है। ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर
बस जिनमें से होकर वस्तुओं को आर पार नहीं देखा जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे पेपर, कागज, लकड़ी, धातु और भी कई प्रकार के वस्तु है जो अपारदर्शी है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दोस्तों, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया? जो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत है दोस्तों, वो किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो प्लांक द्वारा सिद्धांत जो दिया गया, प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत है वो प्लांक द्वारा दिया गया। देखिए क्या रहा है दोस्तों, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया था। एक क्वांटम ऊर्जा, एक क्वांटम की ऊर्जा E बराबर एच भी द्वारा की जाती है। एच क्या है? एक प्लांक नियतांक है। एच क्या है? प्लांक नियतांक है। भी क्या है? प्रकाश भी क्या है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति है। तो क्वांटम ऊर्जा बराबर क्या होता है? एच भी, या तो होता है दोस्तों एच सी बाई लैम्डा। सी क्या कह दिए? तो सी हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल, और लैम्डा क्या होगा? उसका तरंग दैर्घ्य। क्वेश्चन नंबर देखिए, इस पर अब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अब इसका क्वांटम की ऊर्जा बराबर, आप क्वांटम की ऊर्जा बराबर देख लीजिएगा, ये बराबर एच सी लैम्डा या एच भी। तो इसके पर हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आ रहा है दोस्तों, प्रकाश एक अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स तरंग है, साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? प्रकाश जो है दोस्तों, ध्वनि क्या है? ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि क्या है? ध्वनि जब पढ़े थे हम लोग ध्वनि, तो ध्वनि को क्या पढ़े थे कि ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है। प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो ये कौन सी परिघटना हुआ था, एकमात्र घटना, जिससे हम लोग समझते हैं कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स तरंग है? तो वो परिघटना है दोस्तों ध्रुवीकरण। क्या है? ध्रुवीकरण जब हुआ था, ध्रुवीकरण एक घटना है, उसी से हम लोग समझते हैं कि प्रकाश कौन सी तरंग है? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। कह रहा है दोस्तों कि प्रकाश ध्रुवीकरण की घटना सिद्ध करता है, प्रकाश के ध्रुवीकरण की घटना सिद्ध करता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंग होती है। ध्रुवन की घटना सिर्फ अनुप्रस्थ तरंग में ही घटती है। ध्रुवन की घटना किस में घटती है? सिर्फ और सिर्फ अनुप्रस्थ तरंग में ही घटती है। जो उनके दोलने की दिशा से संबंधित होती है। किसी गैस या द्रव में गतिमान ध्वनि तरंगे, ध्रुवन का गुण प्रदर्शित करती है। किसी गैस या द्रव में जब प्रकाश जैसे गतिमान रहती है तो ध्रुवन की घटना उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उन्हें क्या कहा जा सकता है? ऐसी वस्तु है दोस्तों, मान के चलिए कि कोई वस्तु है जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम लोग कहते हैं अप्रदीप्त। क्या कहते हैं उसको? अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उसको क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं। और जो खुद प्रकाश उत्पन्न करती है उसको प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? जो खुद प्रकाश उत्पन्न करती है उसको प्रदीप्त वस्तुएं, और जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उसको क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं, यानी कि ऑप्शन सी सही है। कह रहा है दोस्तों डिस्कशन में, अप्रदीप्त वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, जैसे कुर्सी, मेज, कागज आदि सब क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। लेकिन प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, जैसे सूर्य, लालटेन, जलती हुई मोमबत्ती, टॉर्च, पारदर्शी वस्तुएं। टॉर्च ये सब क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं हैं। अब आ गया पारदर्शी वस्तुएं। वे वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सकता है उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। प्रभासी वस्तुएं वह वस्तुएं जो प्रकाश के कुछ भाग को स्वयं ही बाहर जाने देती है, मतलब कि हल्का फुल्का जाने देती है। जैसे ऑयली पेपर वो सब क्या है? वो सब क्या है? पारभासी है। क्या है? पारभासी वस्तुएं है। ऑयली पेपर हो गया, ये सब क्या है? पारभासी वस्तुएं है, यानी कुछ भाग को जाने देगा, कुछ भाग को नहीं जाने देगा। वो सब क्या है? परभासी वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दोस्तों, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल के किससे संबंधित है? किस प्रकार संबंधित है? कह रहा है किसी प्रकाश का अपवर्तनांक है दोस्तों, किसी प्रकाश का अपवर्तनांक है, हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित है? तो हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों? देखे थे हम लोग, क्या देखे थे? फॉर्मूला देखे थे कि प्रकाश की चाल बराबर क्या होता है। तो ऑप्शन इसका डी सही है दोस्तों। अपवर्तनांक की चाल हवा में प्रकाश की चाल बटा प्रकाश पदार्थ में प्रकाश की चाल, ये क्या है? इसका ऑप्शन डी सही है।
देखिए यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के, किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होती है। जो है दोस्तों, किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो है भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होती है। तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ साथ अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है। जब से ही तरंगदैर्घ्य को बढ़ाएंगे, वेवलेंथ को बढ़ाएंगे, तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा दोस्तों, अपवर्तनांक कम हो जाता है। वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के लगभग बराबर होती है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। पदार्थ के अपवर्तनांक बराबर क्या होती है, हवा में प्रकाश की चाल बटा पदार्थ में प्रकाश की चाल। पदार्थ के अपवर्तनांक बराबर होती है दोस्तों, हवा में प्रकाश की चाल कर देंगे, उसमें पदार्थ में प्रकाश की चाल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, क्या निकल जाएगा, पदार्थ का अपवर्तनांक निकल जाएगा, पदार्थ का अपवर्तनांक निकल जाएगा। और निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। इससे क्या निकल जाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दोस्तों, वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है उसको क्या कहते हैं। अभी देखें क्या कहते हैं, जब वस्तुएं अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करते हैं तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसको बोलते हैं चमकदार वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुएं। क्या बोलते हैं उसको, प्रदीप्त वस्तुएं भी बोलते हैं उसको। चमकदार वस्तुएं तो बोलते हैं लेकिन प्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि हमें घास का रंग हरा दिखाई देती है, क्यों। हमारे जो हम लोग घास का रंग देखते हैं वो हरा देखते हैं, क्यों देखते हैं घास का रंग हरा, देखते हैं दोस्तों। यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परिवर्तित करती है और बाकी सारा रंग प्रकाश, सारे प्रकाश को क्या कर लेती है दोस्तों, अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। इसीलिए क्या दिखाई देता है, हमको हरा दिखाई देता है। हरा क्यों दिखाई देता है, कि हरा रंग के प्रकाश को क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, जो हमारे आंखें तक आती है। कोई भी वस्तु अपने रंग में क्यों दिखाई देती है, क्योंकि उस रंग को अवशोषित नहीं करती, उस रंग को क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, जो हमारी आंखें तक आ जाती है। क्वेश्चन नंबर इसका डिस्कशन कर रहा है दोस्तों, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों तक परिवर्तित कर देती है। ठीक है। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होती है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटती है, किसी माध्यम से टकराकर किसी माध्यम में पुनः उसी माध्यम में लौटती है, उस घटना को हम लोग परावर्तन कहते हैं दोस्तों। मान के चलिए कि प्रकाश यहां से चली, इस माध्यम से चली और यहां से टकरा गई दोस्तों, और फिर वापस उसी माध्यम में लौट गई, किसी भी एंगल पर लौट गई, उसको क्या कहेंगे, उसको परावर्तन कहेंगे दोस्तों। यानी कि आर पार नहीं हुई, क्या हो गई, वापस ही लौट गई, तो उसको प्रकाश के परावर्तन कहेंगे। हम लोग प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, आपतित किरण, परावर्तित किरण सब पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा सीक्वेंस से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है दोस्तों, किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। देखिए प्रकाश की गति को मापने वाला जो व्यक्ति है दोस्तों, वो कौन सा है, वो है रोमर। आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि प्रकाश की गति को पहली बार मेजर किसने किया था, तो रोमर ने किया था। कब किया था दोस्तों, तो 1676 में किया था। कब किया था, 1676 में किया था। प्रकाश की गति को मेजर किया था किसने, रोमर ने किया था। रोमर ने ही बताया था कि प्रकाश कितनी स्पीड से चलती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्या रहा है दोस्तों, सूर्य की रोशनी में हरे रंग दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू होता है। देखिए दोस्तों, कोई हरा रंग का कपड़ा है, उसको हम लोग क्या किए कि लाल रंग के, जहां पे लाल रंग का लाइट जल रहा है वहां पे ले जाके देखते हैं तो काला दिखाई पड़ता है। क्यों पड़ता है दोस्तों, क्योंकि कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम से पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है, लाल रंग की जो तरंग आयाम है उसको क्या करता है, पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। इसीलिए कैसा दिखाई देने लगता है, काले रंग का दिखाई देने लगता है। ऑप्शन इसके लिए कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। देखिए कह रहा है डिस्कशन में दोस्तों, सूर्य की रोशनी में हरे रंग के दिखाई देने वाला कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग दिखाई देता है, क्योंकि कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेती है। जो वस्तु सभी रंगों की अवशोषित कर लेती है और किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती है, यानी कि सारे जो रंग है दोस्तों, बैजानिया पिनाला, उस सारे रंग को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेती है। ठीक है,
किसी कारण क्या होती है, वस्तु काली दिखाई पड़ने लगती है। वस्तु क्या दिखाई पड़ती है, काली दिखाई पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है दोस्तों अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो उसको दोस्तों अंतरिक्ष यान में जब बैठेंगे तो आकाश का रंग काला दिखाई पड़ेगा। दोस्तों कैसा दिखाई पड़ता है, काला दिखाई पड़ता है। जब हम लोग अंतरिक्ष में चले जाते हैं तो आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है, काला दिखाई पड़ता है। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल है, वो हम बताए थे आपको क्वांटम पर, एनर्जी पर, तो उस पर एक न्यूमेरिकल है। कह रहा है दोस्तों दो किरणें हैं, कौन कौन सी, दो किरणें की ऊर्जा है E1 E2। आपको पता है E1 E2 दो किरणें हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि E बराबर आपको फॉर्मूला हुआ था HV, क्या फॉर्मूला था, HV, ठीक है। अब इससे हम लोग बनाएंगे, E1 का मान दे दिया है दोस्तों, E1 का मान दे दिया है 25 EV, ठीक है। और E2 का मान दे दिया है दोस्तों 50 EV, क्या दे दिया है, 15 EV दे दिया है E2 का मान। अब कह रहा है इनके तरंगदैर्घ्य के बीच का संबंध, इनके तरंगदैर्घ्य के बीच का संबंध क्या होगा, इनके तरंगदैर्घ्य के बीच का संबंध क्या होगा, ये निकालने के लिए आपको बोल रहा है। तो आप देखे थे कि आप देखे थे दोस्तों कि E बराबर फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर फॉर्मूला, E बराबर हो रहा था HC बटा लैम्डा, क्या हो रहा था, HC बटा लैम्डा, E बराबर था HC बटा लैम्डा। अब E1 E2 को हम लोग जब रिलेशन बनाएंगे, E1 E2 को दोस्तों, E1 E2 को जब रिलेशन बनाएंगे, E1 बटा E2 तो क्या है, E1 क्या है 25 है, E2 क्या है 50 है। इसको काटेंगे तो यानी कि E1 E2 बराबर आ जाएगा 1/2, E1 E2 बराबर क्या आ जाएगा 1/2। तो जैसे ही E1 E2 बराबर 1/2 आ जाएगा दोस्तों, तो HC1 लैम्डा, HC लैम्डा 1 बटा HC लैम्डा 2, लैम्डा 2 बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर भी हो जाएगा 1/2, इसके बराबर भी क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2। इशारा क्या है, इशारे जो है से कांस्टेंट है दोस्तों, तो यानी कहने का मतलब हो जाएगा लैम्डा 2 बटा लैम्डा 1 बराबर हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 बराबर लैम्डा 1 बराबर क्या हो जाएगा 1/2। देखिए यहाँ पे कौन सी रिलेशन फॉलो करता है, ऑप्शन सी सही करता है, यानी कि लैम्डा 1 बराबर हो जाएगा 2 लैम्डा 2, लैम्डा 1 क्या हो जाएगा 2 लैम्डा 2। थोड़ा सा लॉन्ग था, फिर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है दोस्तों, गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। गली की जो पीला लाइट होता है दोस्तों, गली में देखते होंगे पीला लाइट जल रहा है, उसमें किसका प्रयोग करते हैं, उसमें सोडियम का प्रयोग करते हैं दोस्तों। क्या प्रयोग करते हैं, सोडियम के यू आकार का टी प्रयोग करते हैं। क्या रहा है ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। क्या रहा है दोस्तों, पीले लाइट या सोडियम पेपर लैंप में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। इस लैंप में यू आकार की कांच की एक ट्यूब होती है जिसके सिरे पर दो ऑक्साइड लेपित क्या होता है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है तथा सोडियम धातु के तने तने तथा नियॉन गैस भरी होती है। सोडियम धातु क्या होता है, तने होती है और नियॉन गैस भरी होती है, इसलिए किस प्रकार के दिखाई देता है, तो पीला रोशनी देता है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 20 कह रहा है प्रकाश सबसे अधिक गति किस में यात्रा करती है। फिर से वही क्वेश्चन है, तो प्रकाश सबसे अधिक आपको पता है किस में करती है, ऑप्शन ए निर्वात में करती है। किस पे डिपेंड करती है, तो वह अपवर्तांक अपर्तनांक पर डिपेंड करती है। वस्तु में चाल उसकी कैसी होती है, अपर्तनांक पर डिपेंड करती है, जिसका अपर्तनांक ज्यादा प्रकाश की चाल कम। अब देखिए निर्वात में स्पीड कितना होता है दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कांच में कितना होता है, तो कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जल में कितना होता है दोस्तों, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तारपीन में क्या होता है 2.024 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सॉल्ट, रॉक सॉल्ट में होता है दोस्तों, रॉक सॉल्ट में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जैसे जैसे अपर्तनांक बढ़ेगा उसकी चाल कमते जाएगा। प्रकाश की गति होता है दोस्तों निर्वात में क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 के लिए ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए ऑप्शन कौन सा सही है, ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 22, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है दोस्तों हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो हवा में प्रकाश की चाल है दोस्तों 0.03% कम हो जाती है निर्वात की अपेक्षा, लेकिन फिर भी हम लोग इसको क्या मानते हैं, फिर भी इसको मानते हैं हम लोग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है किसी माध्यम में प्रकाश की परावर्तित करने की क्षमता को इसके डॉट 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 व्यक्त किया जाता है। जो परिवर्तित करती है उसकी क्षमता को किससे व्यक्त किया जाता है, तो प्रकाश के घनत्व द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा, प्रकाश के घनत्व द्वारा, यानी कि डेंसिटी द्वारा व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है दोस्तों जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश क्या करती है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। अभी अब विरल माध्यम और सघन माध्यम के बारे में चर्चा नहीं हुआ है। विरल माध्यम उसको कहेंगे दोस्तों, विरल माध्यम उसको कहेंगे, विरल मीडियम, जहां पे डेंसिटी जो है डेंसिटी क्या हो, कम हो, डेंसिटी कम हो।
सघन माध्यम उसको कहेंगे, सघन माध्यम, जहां पे डेंसिटी जो है दोस्तों, डेंसिटी ज्यादा हो, उसको क्या कहते हैं, सघन माध्यम। जैसे हवा और प्रकाश, जहां पे हवा है, हवा हवा और कांच, हवा और कांच, इसमें आप डिनोट कीजिए कि विरल माध्यम कौन होगा। तो हवा क्या होगा दोस्तों, हवा होगा विरल माध्यम, हवा क्या होगा, विरल माध्यम। और कांच क्या होगा, सघन माध्यम। क्या होगा कांच, सघन माध्यम। हवा क्या होगा, विरल माध्यम, और कांच क्या होगा, सघन माध्यम। अब कह रहा है दोस्तों, जब प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश करती है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है इसकी गति पहले से कम होती है फिर बढ़ती है। फिर कह रहा है इसकी गति बढ़ती है। ऑप्शन बी कह रहा है इसकी गति बढ़ती है। ऑप्शन सी कह रहा है दोस्तों, ऑप्शन सी कह रहा है इसकी गति कम हो जाती है। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। जब सघन विरल से सघन में जाएगी तो इसकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सघन कहने का मतलब वहां पर डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, डेंसिटी ज्यादा होगा तब प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, अपवर्तनांक भी बढ़ जाएगा तो प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कह रहा है दोस्तों एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक, अभी अपवर्तनांक और स्पीड पर दे दिया फॉर्मूला, न्यूमेरिकल दे दिया। एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक यानी म्यू दे दिया है 1.5। अब कह रहा है प्रकाश की गति निकालिए। दोस्तों आपको पता है कि प्रकाश की चाल निकालने के लिए क्या होता है, प्रकाश की चाल जो निर्वात में है सी बटा म्यू, सी कितना है 3 इंटू 10 3 इंटू 10 है, और म्यू कितना है 1.5 आपको दे दिया है। इसको डिवाइड कीजिए ये दो बार में, यानी कि 2 इंटू 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। किसी भी जिस वस्तु का अपवर्तनांक कितना होगा उसके मीडियम कितना होगा स्पीड, 2 इंटू 10 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कह रहा है दोस्तों यह क्षेत्र वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला प्रकाश अवरुद्ध हो जाती है, क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। जहां से प्रकाश जो है क्या होता है, वो ऐसा क्षेत्र है जहां पे स्रोत से आने वाला प्रकाश क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। उसके क्या कहते हैं, उसको दोस्तों क्या कहते हैं, परछाया कहते हैं। क्या कहते हैं, परछाया कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। इसका डिस्कशन कर रहा है दोस्तों, वह क्षेत्र है जहां स्रोत से आने वाली प्रकाश अवरुद्ध हो जाती है, परछाया कहलाती है, प्रछाया कहलाती है। यह प्रकाश की विस्तारित स्रोत से अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनती है। क्या बनती है, अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनती है। तब यह छाया एक समान काली नहीं होती है, एक समान काली नहीं होती है। इस छाया में दो भाग होते हैं। छाया का मध्य भाग अधिक काला होता है, जिसे क्या बोलते हैं, परछाया बोलते हैं। और छाया के चारों ओर कम काले होते हैं, उसे उच्च छाया बोलते हैं। जहां पे सेंटर होगा दोस्तों छाया का, वहां पे अधिक काला होगा, और अगल बगल में थोड़ा सा रोशनी रहेगा तो क्या होगा, वो हल्का छाया रहेगा। वहां पे हल्का कम काला टाइप का छाया रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, उप छाया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कह रहा है दोस्तों किस माध्यम के प्रकाश को अपरिवर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त करते हैं। कहता है किसी माध्यम में प्रकाश है दोस्तों, उसके अपवर्तित करने की क्षमता को हम लोग कैसे जानते हैं, तो उसकी दोस्तों प्रकाशिक घनत्व यानी कि लाइट डेंसिटी से जानते हैं दोस्तों। किससे जानते हैं, तो वह कितना अपरिवर्तित करेगा, उस किससे जानेंगे हम लोग, प्रकाश की घनत्व से जानेंगे। कह रहा है किसी माध्यम को अपवर्तित करने की क्षमता को प्रकाशिक घनत्व यानी कि लाइट डेंसिटी से व्यक्त किया जाता है। अब हो गया दोस्तों हम लोग टॉपिक वन को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद आ गया टॉपिक 2, आ गया कि दूसरा नंबर टॉपिक आ गया, यह है प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो फिर से आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों आपसे एक और खास अनुरोध है कि आप इस वीडियो को देख करके कुछ जो कमी या फिर अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि उसमें देखने से क्या होगा दोस्तों, कुछ सुधार करने की मौका मिलेगी। तो चलिए रहने देते हैं आज तक, यहीं तक। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।